नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब मतगणना की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और पिक्चर लगभग क्लियर है क्योंकि संख्या बल के आधार पर, लेकिन अभी मतगणना का काम फिलहाल शुरू हो रहा है, नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच आज जब मतदान हो रहा था तब सुबह एक तस्वीर नजर आई ओम प्रकाश राजभर के साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की। जब अपनी गाड़ी में बिठाया ओम प्रकाश राजभर को डिप्टी सीएम ने, और इसी को लेकर के तमाम सारे अब कयास लगने शुरू हो गए क्योंकि कहते हैं कि तस्वीरें भी बोलती हैं और हर तस्वीर अपने आप में कुछ ना कुछ सवाल खड़े करती है। और जब ये वीडियो वायरल हुआ और ये तस्वीर सबने देखी तो उसके बाद से ही अचानक कयास लगाने जा रहे थे कि 2024 को लेकर के अगर बात करें तो फिलहाल ओम प्रकाश राजभर किसके साथ। हालांकि बीजेपी से नजदीकियां लगातार उनकी साफ तौर पर नजर आ रही हैं, लेकिन 2024 आते आते वो किसके साथ जाएंगे तो राजभर, ये एक बड़ा सवाल है। तो ओम प्रकाश राजभर के दिल में आखिर क्या चल रहा है? 2024 की लड़ाई में राजभर किसके साथ हैं? क्या भाजपा के साथ जाएंगे ओपी राजभर? योगी अखिलेश के बाद अब किसके साथ राजभर? ओम प्रकाश राजभर के दिल में क्या है, ये भी कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा उनकी एक प्रतिक्रिया आपको सुनवाना चाहेंगे। हम लोग यहाँ से 5 लोग निकले अपने कार्यालय से। जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं गेट पर तो देखे तो वहाँ ब्रजेश पाठक और कई विधायक वहाँ वोट देने की लाइन में थे। तो सब लोग साथ, क्योंकि संबंध है तो खुलेआम कहते हैं। ब्रजेश पाठक जी जब बसपा में थे तो मैं भी बसपा में था, वो बीजेपी में चले गए, हम अपनी पार्टी बना लिए, दोनों का गठबंधन हुआ, तो वो भी मंत्री थे, हम भी मंत्री थे। तो ओम प्रकाश राजभर के दिल में क्या है, 2024 को लेकर के क्या चल रहा है? कभी माया की तारीफ, कभी अखिलेश पर वार, और किसके साथ हैं आखिर राजभर? ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज बड़े हेल्दी पैनल के साथ लेने की कोशिश करेंगे। बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सौरभ मालवीय जी आज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ। डॉक्टर सौरभ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सुनील अर्कवंशी जी हैं, प्रवक्ता सुभाषपा के। सुनील अर्कवंशी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अरविंद जयतिलक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले राघवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। राघवेंद्र जी, नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं एक बार फिर से बीजेपी के साथ। क्या लगता है कि पुराने संबंधों को एक बार फिर से याद किए जाने का वक्त आ गया है क्या? देखिए, बिल्कुल साफ बात है, राजभर जी बहुत एक योग्य राजनेता हैं, तपे तपाए व्यक्ति हैं। उनका राजनीतिक जीवन एकदम पारदर्शी है, खुली किताब है। हमारा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोगों ने तिनका जोड़ करके पूरा संगठन खड़ा किया है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई भारतीय जनता परिवार में आता है तो निश्चित रूप से परिवार को बल प्रदान होगा और हम लोग मिलकर के प्रदेश की सेवा करेंगे जी। अगर राजभर जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में आते हैं बहुत बेहतर हो। पहले से भी कुछ ऐसे संकेत दे चुके हैं राजभर जी। राजभर जी पहले दिसंबर में कहा था भाजपा अलग पार्टी है और हमारी अलग पार्टी है, लेकिन हमारे दिल एक है। तो हमें लगता है राजभर जी की कुछ ऐसा लगता है हमारे साथ आने की संभावनाएं बन रही है। राजनीतिक संभावनाओं, ये जो राजनीति जो होती है संभावनाओं का खेल है। अगर ये अगले लोकसभा चुनाव में हमारे साथ आकर के लड़ते हैं तो बेहतर परिणाम होंगे, हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और देश की बेहतर तरीके से सेवा करेंगे जी। लेकिन आप लोग तो खुद इतनी बड़ी पार्टी हैं और अभी आप चुनाव में नतीजे भी आप देख चुके हैं किस तरीके से। आपको क्या लग रहा है कि आपकी वाकई में राजभर की आप लोगों को जरूरत है? नहीं, आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। क्यों इससे बेहतर पार्टी न की जाए? हमें लगभग 13-14 सीटों की उत्तर प्रदेश में और आवश्यकता है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास 5.5 दर्जन सांसद हैं, हमारे पास जो 12-13 सांसद ठीक है। तभी मैंने इसीलिए मैंने ये सवाल किया था राघवेंद्र जी, जरूरत है या नहीं, मतलब या फिर नो वैकेंसी है, इसीलिए मैंने पूछा था। चलिए मैं सुनील, हाँ ठीक है, हाँ बताइए जी, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, हम कह रहे बेहतर की गुंजाइश रहती है हमेशा। अच्छा, हमें लग रहा है इस वाक्य में सभी बातें वो आ गई है। अच्छा,
हमारा संगठन तिनका जोर करके खड़ा हुआ है। अगर कोई योग्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होता है तो उसका स्वागत है। अच्छा, योग्यता, अब सारी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए ठीक है, मैं राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं सुनील अरकवंशी जी आपके पास आ रहा हूं। कभी हाँ कभी ना, कभी मुलाकात, आखिर 2024 से पहले खुलासा कर देंगे या एकदम लास्ट मोमेंट पे खुलासा करेंगे? बयानों पर गौर नहीं करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने लगातार कहा है कि हम गठबंधन जरूर करेंगे। किससे गठबंधन करेंगे, कब गठबंधन करेंगे, चुनाव के समय ही गठबंधन करने का समय होता है। चुनाव के 2-3 महीने पहले गठबंधन करने का काम होगा और गठबंधन जरूर होगा। रही बात आज की तस्वीरों से, जो अगर आप गठबंधन का अंदाजा लगा रहे हैं तो जो बूथ सेंटर होता है उस बूथ सेंटर पे पक्ष के लोग भी जाते हैं, विपक्ष के लोग भी जाते हैं, सभी लोग वहां पर जाने का काम करते हैं। अच्छा, तो ठीक है, चलिए, पक्ष विपक्ष अभी कुछ बहुत जल्दी लगता है कि सुभाषपा अभी खुलासे के मूड में नहीं है। मैं एक बार फिर आऊंगा सुनील अरकवंशी जी के पास। सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल जी जी, अपनी बात रखिए अगर आपको आवाज मिल रही है तो। हाँ बिल्कुल, तो कहने का मतलब अभी इस तरीके की कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है कि हमारा गठबंधन अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है या किसके साथ में हो रहा है। बूथ सेंटर पे वोट डालने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे माननीय विधायक जी गए हुए थे, वहां पर डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई। तो इसमें कोई ऐसा आज नया नहीं हो गया। और हमारे डिप्टी सीएम जी से मुलाकात इससे पहले भी कई बार हो चुकी है। जी जी। तो आज एकदम गठबंधन का निर्णय ले लेना और आप लोगों के द्वारा जो खबरें चला देना कि गठबंधन होने जा रहा है या गठबंधन हो गया। जैसे आप लोग मीडिया वालों पे निशाना साधते हैं ना कि अरे एक मुलाकात हो गई, मीडिया वालों ने देखिए तिल का ताड़ बना दिया, लेकिन होता है कुछ ना कुछ जरूर, तभी हम सब लोग सवाल भी पूछते हैं, तभी हम लोग, क्योंकि इससे पहले भी नजदीकियां कई बार नजर आई है। हाँ, हमारा जवाब भी यही है कि आज वहां पर मुलाकात हुई, वोट डालने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए थे, हमारे माननीय विधायक जी भी गए थे, तो वोट वहां डालने गए थे। बूथ पोलिंग पर सभी लोग मिलते हैं। अच्छा, तो और वोट किसको दिया गया है, किसको नहीं दिया गया, ये वोट गोपनीय होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वोट डालने का अधिकार दिया है और जो वोट मांगता है उसको वोट देने का काम किया जाता है। जी, अच्छा ठीक है, आपने वोटिंग की बात तो कर दी, मैं आपके पास आऊंगा, जरा आप हमारे साथ रुके रहिएगा। और मनीष सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष सिंह जी, देखिए बीजेपी देखिए अपने रूठों को मना रही, आप नहीं मना पाए। देखिए उन्होंने कहा वैकेंसी नहीं है, जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो अच्छे आदमी हैं। आलोक जी, हाँ, सुनील अरकवंशी जी की बातों को और राघवेंद्र जी की बातों को जब आप एक रास्ते पर ले जाकर के देखेंगे तो इनकी दोनों की बातों को मिलता जुलता हुआ दिखाई आपको देगा। 27 अक्टूबर 2002 को जब भाजपा के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने संगठन का निर्माण किया और उन्होंने एक विचारधारा पर चलने का संकल्प लिया, तो उसमें था कि भेदभाव हम मिटाएंगे, छुआछूत मिटाएंगे, कभी हम सामंती ताकतों से लड़ेंगे, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे तमाम सिद्धांत लेकर के श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने संगठन का निर्माण किया था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते चले गए, उनके पांव राजनीति में जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते चले गए, उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों से भी हाथ मिलाया, सामंतियों के साथ भी गलबहियां करते हुए देखे गए। और हम लोगों का हमेशा से मानना है, हम ओम प्रकाश राजभर जी से और सुभाषपा के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि आज देश की और उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, इसको आप महसूस करिए। आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता जातीय जनगणना कराना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश और देश की जो जनता है वो रोजगार चाहती है, नौकरी चाहती है। इसके लिए हमको और आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इस संघर्ष में हमको एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन सुभाषपा कभी कोई बात करने लगती है, कभी कोई बात करने लगती है। और एक बात बहुत स्पष्टता के साथ अरकवंशी जी ने कहा है कि हम गठबंधन करेंगे, इसलिए कि सुभाषपा के जो प्रवक्ता है उनको पता है कि सुभाषपा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने राजनीति में जितना छीछालेदर कराया है उतना किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं कराया। इसलिए कि इनका जो सिद्धांत है वो कभी स्पष्ट नहीं रहता है। अभी नगरीय निकाय का जो चुनाव हुआ है उसमें आपने देखा होगा या अकेले चुनाव लड़े थे, लेकिन अकेले लड़ने का नतीजा इनका ये हुआ कि पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए और आज यह बताने की स्थिति में नहीं है कि इनकी पार्टी के कितने लोग चुनाव जीत कर। मनीष जी, वो तो बता रहे हैं, आपने कहा लेकर कर, वो तो खुद विधानसभा चुनाव में कह रहे हैं कि 28 विधायक हमने आपके जिता दिए और आप कह रहे हैं कि शिक्षा लेकर करा दी। ये भी बड़ी विडंबना है। हाँ, बहुत। आलोक जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की बहुत समझ है। हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और जब ये नहीं थे तब हम लोगों ने बनाया है।
आदरणीय यशस्वी नेता हमारे श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत खूबसूरत सरकार बनाई है और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनमानस के लिए हम लोगों ने काम करके दिखाया है। अगर ओम प्रकाश राजभर जी और उनकी पार्टी को लगता है कि समाजवादी पार्टी उनके बल पर ताकत में है, तो यह गलतफहमी आज ही मैं स्पष्ट कर देता हूं, यह गलतफहमी निकाल दे अपने। हम लोगों ने एक समान विचारधारा के लोगों को एक अपने गमले में बैठाने की कोशिश किया कि हम लोग एक गमले में रह करके एक सैद्धांतिक और वैचारिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सामंती और सांप्रदायिक जो विचारधारा है उससे लड़ने की कोशिश करेंगे और लड़ने में सफलता मिलेंगे। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की महान जनता इतना भरोसा करती है कि हमको 2,96,00,000 से ऊपर वोट दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने और 36% से ऊपर हम मत प्राप्त हुए। तो ये बात अगर ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को लगता है या किसी अन्य राजनीतिक दल को लगता है तो वो अपने दिमाग से ये बात निकाल दे। श्री अखिलेश यादव जी का जो यशस्वी नेतृत्व है वो इतनी अदम्य साहस और शक्ति से परिपूर्ण है। नेताजी के संघर्षों की दी हुई थाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो समाजवादी विचार है हमारे पास, आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान है बाबा साहेब के, ये सारे थाती हमारे पास इतने ताकतवर मजबूत हैं कि श्री अखिलेश यादव जी जब भी जनमानस के बीच में चुनाव के समय में वोट मांगने जाएंगे, उत्तर प्रदेश की महान जनता हमारी कृतियों पर, हमारे नेता के व्यवहार पर, कार्यकुशलता पर उत्तर प्रदेश की जनता मुहर लगाएगी और इसका नतीजा बहुत कम दिन बचा है। शायद हमको जो अनुमान है दिसंबर से जनवरी तक लोकसभा का और 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव एक ही साथ हो। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश का परिणाम नजर आ रही है। ठीक है, लगातार पार्टी कार्यालय में मंथन चल रहा है। बहुत कम वक्त बचा है। परिणाम देखिएगा, 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगी और उत्तर प्रदेश से दिल्ली नहीं पहुंच पाएगी। चलिए, डॉक्टर सौरभ मालवीय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, कुल मिलाकर के देखिए, अगर ओम प्रकाश राजभर की सारी राजनीतिक उनकी बातें एक तरफ, लेकिन जब हम उनके बेबाक अंदाज को लेकर के बात करते हैं, दलितों के हितों को लेकर के बात करते हैं और वंचितों की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात की जो जातीय जनगणना को लेकर के जो बात की है उन्होंने, ये अहम मुद्दे जिसके चलते उनके एक खास वर्ग में उनकी अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि उनके नेता उन्हें शीर्ष नेतृत्व पर रखते हैं, मानते हैं। इससे पर जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आलोक जी, राजनीति में बने रहना और राजनीति में चर्चा से बने रहना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दीजिए। हाँ। इन दोनों टूल को, पॉलिटिकल टूल को ओम प्रकाश राजभर बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से हम इस टूल को यूज करें। आप देखिए, इसी बीजेपी सरकार के सहयोग से वो मंत्री हुए। क्या कारण हुआ कि गत चुनाव में, पिछले चुनाव में उनके बयान और उनके शब्दावली पर जाए, आज उसी बीजेपी के आसपास दिख रहे हैं और मित्र बता रहे हैं। तो देखिए, कुल मिला के बात ये है कि राजनीति में बने रहना और दूसरी बात दल को सरवाइव करना, चलाना। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जरा बात करें और खास करके ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के लिए बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश राजभर जी के लिए चुनौती वाला है। वहां उनके लिए बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि जनता के बीच में जाना और पार्टी के प्रत्याशी लेके आना मुझे लगता है कि कठिन काम है। एक बात, जहां स्थानीय निकाय चुनाव, पिछले विधानसभा के सभी सीटों पर जा पाना, ये चुनाव आयोग की रिपोर्ट जमानत जब्त जैसी बात न आ जाए, इसका भय भी सता रहा है। ऐसे में लोकसभा के बड़े चुनाव में अकेले उतर पाना एक कठिन है। उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि गठबंधन 2-3 महीना पहले की बातचीत होती है। दल को सरवाइव करना, राजनीति में बने रहना और जो जातिगत समीकरण आ रहे हैं, जो वंचितों की बात आ रही है, अब 2014 के बाद देश की राजनीति में एक मूल चूल परिवर्तन आया। और खास करके अभी जो सपा से कह रहे थे, एक अच्छी बात कहे, 2 लड़कों की जोड़ी ध्यान में होगा आपको, जब कांग्रेस के साथ इनका तालमेल हुआ था। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि अखिलेश यादव एक युवा नेता के रूप में उभरे और किस तरह कंप्लीट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनाए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। योगी आदित्यनाथ कंप्लीट मेजॉरिटी की सरकार दूसरी बार बना लिए। तो कुल मिला के अब विकासवाद की बात ज्यादा जनता समझने लगी है। ऐसे में ठीक वचन, ठीक दल और ठीक तरह से प्रस्तुति चाहिए, न कि शब्दों की जुगाली, न कि बिल्कुल आपने सौरभ जी सही कहा कि अब जनता कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समझ चुकी है। अरविंद जयतिलक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, आपने तो तमाम सारे चुनाव भी देखे हैं, एनालिसिस करिए। कभी आपने बीजेपी के साथ भी साथ वाला देखा और समाजवादी पार्टी के साथ वो वक्त भी देखा, लेकिन अब का भी देख रहे हैं किस तरीके से जब अब नजदीकियां बढ़ रही, आप किस नजरिए से देख रहे हैं?
आलोक जी, शकील बदायूनी का एक शेर है कि भेज दी तस्वीर अपनी लिखकर उनको, ऐ शकील आपकी मर्जी है चाहे जिस नजर से देखिए। तो ब्रजेश पाठक जी का और ओम प्रकाश राजभर जी का जो तस्वीर सामने आई है, यह जो है इसको जो है बहुत व्यापक अर्थों में नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि एमएलसी का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी को बहुत दरकार नहीं थी, बावजूद इसके क्योंकि उनको 2024 से पहले जो है एक राजनीतिक फलक पर अपनी मजबूती को रेखांकित करना है, तो स्वाभाविक रूप से उन दलों को पकड़ने की कोशिश जरूर करेगी भाजपा जो कभी सपा के साथ गलबहियां की हुई थी। वैसे भी मेरा मानना है कि बड़े वृक्ष की संभावना एक छोटे से बीज में ही निहित होती है और ओम प्रकाश राजभर जी ने इसको भलीभांति साबित किया है। देखिए, आज जो तारीख में कोई भी सपा या भाजपा के जो प्रवक्ता आदरणीय लोग बैठे हैं ये कह दे कि नहीं ओम प्रकाश की जो राजनीतिक कैरियर है मामूली है, तो मैं नहीं मानता। आप देखिए 2017 में जब भाजपा के साथ थे, मेरे पास रिकॉर्ड है, 22 विधानसभा में भाजपा को बढ़त दिलाए थे। और समझिए, हाँ, यह अलग बात है कि 4 ही सीटों पर अपने सिमट करके रह गए थे क्योंकि उनको केवल 8 ही सीटें मिली थी लड़ने की। जी। लेकिन जब सपा के साथ जाते हैं तो वहां भी करीब जो है 22-24 सीट कहा, वो तो कहते हैं कि 28, लेकिन हम लोग का जो आंकड़ा है तकरीबन जितना भाजपा को जिताए लगभग उतना सपा को जिताए। अब सपा के आदरणीय प्रवक्ता मनीष जी चाहे जो कुछ भी कहें, देखिए लगभग जो है 29 जिलों में पूर्वांचल का जो है करीब जो है 66 सीटों पर जो है राजभर और पूरी जो है करीब 20 से लेके 45 हजार तक। आप देखिए इसी चुनाव में गाजीपुर में और आजमगढ़ में भाजपा का खाता नहीं खुला जी। और जो है भाजपा जो है गाजीपुर, मऊ, बस्ती, बलिया और जौनपुर, इन 5 जिलों में अपनी भरपूर उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और चीज है कि देखिए 2024 के इलेक्शन में मेरा मानना है कि अगर भाजपा के साथ गठबंधन भी होगा तो इनको लोकसभा की सीट मिलना मुश्किल है। हाँ, विधान परिषद वगैरह में मेरा मानना है कि चूंकि अरविंद राजभर जो उनके सुपुत्र जी है चुनावी मैदान में हार चुके हैं, तो उनके लिए एक बेचैनी है कि ओम प्रकाश जी उनको एक जगह चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अब इसको उनको कितना स्पेस देती है देखने वाली बात। चलिए ये हम राघवेंद्र जी से पूछ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी, देखिए अरविंद, हाँ जी अरविंद जी, आलोक जी एक बात, हाँ चीज अच्छा रखिए, अपनी बात रखिए जी। हाँ, आदरणीय मनीष जी अभी कहे कि ओम प्रकाश राजभर जिस सांप्रदायिक पार्टियों से हाथ मिलाते हैं, तो मनीष जी विद्वान हैं। 2009 लोकसभा चुनाव से पहले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जो है कल्याण सिंह से समझौता किए थे। आजम खान साहब नाराज हो गए और जब उनको कोई लाभ नहीं मिला तो 15 जुलाई 2010 को पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से मुलायम सिंह यादव जी माफी मांगे थे जी। तो देखिए सांप्रदायिक, लेकिन बड़ी बात यह कि राजनीतिक दल अपने अपने हित को लेकर के बात करते हैं चुनाव के पहले, लेकिन जनता का हितैषी असल कौन है, इस बीच जनता बड़ी गुमराह हो जाती है। मनीष जी चलिए आप इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। अरविंद जयतिलक जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत वरिष्ठ स्तंभकार हैं, लेखक हैं। आदरणीय जयतिलक जी 2009 में जिस सम्मेलन का आप जिक्र कर रहे हैं, हमने समझौता कल्याण सिंह जी से नहीं किया था। मैं उस कार्यक्रम में बहुत युवा कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ था और वो कार्यक्रम आगरा में हुआ था। और आदरणीय जो स्वर्गीय हो चुके हैं अमर सिंह जी, वो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को लेकर के आए थे। लेकिन हमारे नेता ने कभी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया। और हम 1992 से 5 नवंबर 1992 से जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, तब से लेकर के और आज तक हम लोगों ने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंती ताकतों से कभी हम लोगों ने हाथ नहीं मिलाया है। और इस चरित्र का हम लोगों ने सदैव विरोध किया है और आगे भी सदैव हम विरोध करेंगे। जयतिलक जी, ये मैं स्पष्ट रूप से ठीक है। मनीष जी ने अपनी बात रखी क्योंकि बीच में बात आई थी, अरविंद जी ने सवाल उठाया था। चलिए अब मैं एक बार फिर से राघवेंद्र जी के पास आ रहा हूँ। राघवेंद्र जी, लगातार अगर नफे नुकसान को लेकर के बात करें तो हालांकि अभी आप ही ने कहा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे इंसान है, पुराने साथी हैं, पुराना प्यार बीच बीच में उमड़ ही आता है। लेकिन अगर सीधी सी बात है, अगर मैं वोटों को लेकर के, गणित को लेकर के बात करूं, समीकरण को लेकर के बात करूं, जैसा कि सर ने भी कहा कि पूर्वांचल से लगभग जो 66 सीटों के आसपास ये प्रभावित करती है, तो जरूरत आपको भी है कहीं ना कहीं। देखिए मैंने अपनी बात हमें लगता है पूर्व में पूरी कर दी थी। हाँ। देखिए बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी तिनका जोड़ के बेहतर व्यक्तियों को इकट्ठा करके इतना मजबूत संगठन किया गया। ओम प्रकाश राजभर एक तपे तपाए राजनेता हैं। निश्चित रूप से हमारे परिवार को उनकी आवश्यकता है और उनको भी एक बड़े परिदृश्य में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता है। तो
तो क्यों ना दोनों लोग मिल करके उत्तर प्रदेश के दबे कुचले पिछड़े और सर्व समाज के हितों की रक्षा के लिए हम लोग काम करें। बेहतर है राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश का बेहतर विकास होगा। जी अच्छा चलिए ठीक है, आप बेहतरी की बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी। सवाल राघवेंद्र जी 1 मिनट का समय और दीजिए। अच्छा मेरा एक सवाल लीजिए, फिर मैं आपको 1.5 मिनट का दे दूंगा। इतना जम करके उन्होंने किस तरीके से जो उनकी भाषा शैली थी ओम प्रकाश राजभर की, आपने भी सुना होगा, शीर्ष नेतृत्व तक को किस तरीके से उन्होंने जो बातें कही वो सब भुला दिया गया और सारी राजनीतिक चाहत एक तरफ। नहीं देखिए, हमने ये नहीं कहा कि अभी राजभर जी भारतीय जनता पार्टी में आ ही रहे हैं जी। देखिए मैंने कहा, देखिए अगर कोई परिवार को बड़ा करना है तो निश्चित रूप से कुछ बातें बुलानी भी पड़ती हैं। राजभर जी ने अभी अखिलेश जी को ज्ञान दिया था जब विधानसभा चुनाव में ये हारे थे, कुछ राजनीतिक बातें बताई थी। अखिलेश यादव ने किस प्रकार जिसे राजभर जी को झलक दिया था वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया था, अखबारों में भी छपा था। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की पार्टी नहीं है। हम लोग बेहतर के गुंजाइश के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश में 5.5 दर्जन सांसद है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बार बार भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक शक्तियां कह रहे थे। ये बताइए, अथड़वा को आग फोड़ते हुए कभी देखा है आलोक जी? बदनाम बेमतलब का है। और लोकसभा विधानसभा चुनाव में पटेल और जिन्ना की तुलना कौन कर रहा था आलोक जी? जब इनकी सरकार थी आतंकवादियों को छुड़वाने इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन जाता था? इलाहाबाद हाईकोर्ट जब कहती है कि आप लोग इनको छोड़ करके वो तो दिल्ली में बैठी हुई महिलाएं बता रही हैं, दिल्ली में बैठी हुई लड़कियां बता रही हैं, जब इनकी सरकार नहीं, दिल्ली में बैठी हुई जंतर मंतर पे हमारे देश की होनहार लड़कियां बता रही हैं, मेडल जिन्होंने पाया है दुनिया में जाकर के विभिन्न मंचों पर जिन्होंने मेडल को हासिल किया है वो लड़कियां बता रही हैं। बेशर्म भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे शासनकाल को सिखाएगी, जिसका राजनीतिक चरित्र पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण पर टिका हुआ है, जाति ध्रुवीकरण पर टिका हुआ है, तो हमें अब शासन करने की पद्धति सिखाएंगे। जिनके चाल चरित्र और चेहरे में कोई समानता नहीं है, जिनकी भाषा शैली में और जिनके राजनीतिक जीवन में कोई समानता नहीं है, वो हमें शासन करने की के लिए आप लोग आतंकवादियों के पाले में जाके खड़े हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आतंकवादियों को कांधार छोड़ने तो हम गए थे, लोकसभा की सीटें हैं, चार्टर्ड प्लेन लेकर के कांधार छोड़ने यशवंत सिंह जी हम गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कांधार अच्छा होगा अगर हम दलितों की बात करें, वंचितों की बात करें, शोषितों की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा आगे की बात, क्योंकि उससे उन लोगों का विकास होगा। एक बार मैं सुनील अंकवंशी जी आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के जब सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं, आप दलितों की बात करते हैं, लगातार आपने सरकार पर भी किस तरीके से दबाव बनाया, लेकिन आपकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। आप सरकार पर अभी दबाव बना रहे हैं किस तरीके से, क्या? क्योंकि मैं जनहित की बात कर रहा हूं लगातार। जी नहीं देखिए आलोक जी, बिल्कुल लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सरकार में रहते हुए भी सरकार की जो हमारे साथ वादे किए थे, कहा था कि पिछड़ा न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, जातिगत जनगणना को लेकर कहा था। आज अभी हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया है कि राजभर समाज को SC ST में शामिल किया जाए, मगर उसके बावजूद भी अभी तक नहीं शामिल किया गया। इसके लिए भी लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जब हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है तो इसको शामिल करने का काम करें। अभी हमारे भाई लगातार समाजवादी पार्टी के बता रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही सारी सीटें जीतने का काम किया। अरे माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया था। अपनी जो जब चुनाव लड़ा तो वो 47 पे रह गए। अब उन्होंने पूर्वांचल की धरती पर जब मऊ की रैली करी, उसके बाद ही माहौल तैयार हुआ था माननीय अखिलेश यादव के साथ। तो कहना और करना, आपने बहुत माहौल बनाया था, तो अभी नगरीय निकाय का जो चुनाव आप लड़े थे कितनी सीटें जीते आपकी जमीन धरातल पे कितनी और हमारी जमीन कितनी है? अरे राघवेंद्र बाबू आपको हर सवाल का जवाब दे देंगे, जरा वंशी से पूछ लीजिए। बहुत इन्होंने माहौल बना करके हमको दिया था और 125 सीटें हम जीते। तो वंशी जी बता दिए नगरीय निकाय का चुनाव आप लड़े थे, आप बता दीजिए कितनी सीटें जीते हैं। धरती से माहौल बनाया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जो रैली करी, उस रैली से माहौल बना समाजवादी पार्टी का। अब आपका जो गढ़ था, आप मैनपुरी नहीं उधर जीत रहे, आप पश्चिम में पूरे हर तरीके से आ रहे। आप पूर्वांचल का उठा के देखिए ना रिकॉर्ड, आज कितनी आपको सीटें पूर्वांचल में जिताने का काम किया। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे तब भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था। 2022 में आपके साथ आए, बहुत आप माहौल बना रहे हैं। आपने
दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, शोषितों के नाम पर, वंचितों के नाम पर वोट की बात करके सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। सकते हैं, मगर हमारा मुद्दा लगातार वही है। हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हम न्याय समिति रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। हम चलिए ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि इसी मुद्दे पर बात हो। मैं एक बार अरविंद जयतिलक जी जरा आपके पास आ रहा हूं कि सरकार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करा रही, जबकि लगातार दबाव बनता जा रहा है। जातीय जनगणना को लेकर के बात हो रही है, क्यों नहीं इस पर खुल करके बात हो रही है? आलोक जी 10 सेकंड का समय दे दीजिए हमको। चलिए अच्छा, सुनील रघुवंशी जी आप अपनी बात रखिए, फिर मैं अरविंद जयतिलक जी से इस सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, आज पिछड़ों की बात और राजभर समाज को आज जान रहे थे अखिलेश यादव जी कि जब राजभर समाज को जो प्रत्याशी बनाया है, हमारे पास नंबर नहीं है, हम नहीं जीत रहे, उसके बावजूद भी प्रत्याशी बनाने का काम किया। आपने अपना वोट दे दिया होता, हमने तो वोट आपसे मांगा था, आपने वोट दे दिया होता। देख रहे हैं आपने जब 4 MLC बनाए थे, इससे पहले गरीब परिवार के बेटा आराम बनाने का काम किया नहीं। अगर हमने उम्मीदवार बनाया तो आपने अपना वोट दे दिया होता। आपकी करनी और कथनी में अंतर है। आपने अपना वोट दे दिया होता, आपको वोट लिया आपने इससे पहले प्रत्याशी उतारने का काम किया। गरीब बेटा के सामने आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। तो आपने अपना वोट सांप्रदायिक शक्तियों को क्यों दे दिया? आप नहीं, जब आपके पास नंबर ही नहीं है तो आपके पास जब नंबर थे, जब 4 सीटें थी आपके पास, तब आप तो हमारे वाले को बना रहे थे, तब तो आपने राजभर समाज के किसी को बनाया नहीं आपने। अरे अर्कवंशी जी, समाजवादी पार्टी बहुत एक समाज के सभी वर्गों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी सबको साथ में लेकर चलती है। नहीं, इसका इतिहास बताइए ना, आज जब आप जान रहे हैं कि नंबर नहीं हमारे पास है, तब आप राजभर समाज को आप टिकट देने का काम कर रहे हैं। उस समय आपने 4 सीटों में टिकट देने का काम क्यों नहीं राजभर समाज को किया था? वही आपने दलित के सामने किया। हमारे पास संख्या है, वक्त आने दीजिए, क्यों परेशान है? वक्त आने दीजिए। बिल्कुल, ये तो खुलेंगे वोट तभी पता लगेगा ना कि संख्या में किसके पास है, किसके पास नहीं। अभूतपूर्व बदलाव होगा। चलिए, जब बात बदलाव की आ रही है, मैं अरविंद जयतिलक जी आपसे एक सवाल कर रहा था कि सामाजिक न्याय समिति को लेकर के सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है? एक बार जातिगत जनगणना भी करा ले, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, किसका कितना आंकड़ा है, कितना किसका संख्या बल है, दिक्कत कहां पे आखिर? आलोक जी देखिए, राजनीति मौके की मोहताज होती है, और मेरा मानना है कि अभी आदरणीय मनीष जी जो कह रहे थे बदलाव की बात, बिल्कुल जो है उत्तर प्रदेश जो है तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश तेजी से बदल रहा है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश को जातियों का खोलता हुआ कुंड कहा जाता था, यानी जातीय जमावड़े के तहत चुनाव जाता था। लेकिन आज की तारीख में जो है वो जिस गति से बदलाव हुआ है, उसमें जो है जातियां महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अब वो उस तरह से जो है एक जो है शिविर के नीचे आने को तैयार नहीं है, जो 2 दशक पहले जो है इकट्ठा होकर के सत्ता निर्माण में भागीदार निभाती है। उसका कारण यह था कि उस समय पिछड़ों के 1-2 नेता जो होते थे महत्वपूर्ण होते थे। जैसे यूपी में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी थे, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी थे, दक्षिणी भारत में श्री देवगौड़ा हुआ करते थे, और फिर रामकृष्ण हेगड़े साहब हुआ करते थे। लेकिन जो है अब जो भारतीय राजनीति का जो मिजाज बदला है, उसमें हर जातियों को अपनी जातीय अस्मिता से आगे बढ़ करके अपनी आर्थिक अस्मिता के बारे में सोच रही है। देखिए, किसी भी समाज के निर्माण में अर्थ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर किसी को आप केवल जाति के ताज पहना करके सिंहासन पर बैठा देंगे, तो बाकी जातियों को उससे क्या मिलेगा, क्या वो हासिल होगा, उसका ठीक ठाक मूल्यांकन करती है। तो बिल्कुल, इसी मूल्यांकन, इसी एनालिसिस को लेकर के मैं बात करूं, डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, आपने अच्छा गहन अध्ययन इस पे किया है, आप फील्ड पर भी जाते हैं, किस तरीके से लोगों से भी बात करते हैं। बड़ी बात है कि अब जनता भी कहीं ना कहीं समझ चुकी है, ये राजनीतिक दल वाले जो नेता हैं, ये आते चुनाव के पहले हितों की बात करते हैं और सब अपना वोट बैंक हासिल करते हैं। इनकी जो स्थिति है धरातल पर, वो वही की वही है, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं बेबाकी से इस बात को कहता हूं। बिल्कुल ये सच है। आप देख रहे होंगे, एक विज्ञान का दौर हो गया है, और खास करके इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम सब चुनाव में देखे, सारे लोग देखे कि प्रत्याशी जाता है तो उसके वीडियो क्लिप बना के लोग रखे रहते हैं कि तुम चुनाव के समय आए थे, अब चुनाव के समय आए हो, कहाँ थे, वापस भेज दिए जा रहे हैं, लौटा दिए जा रहे हैं, हटा दिए जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आप देखे होंगे हर चीज का एक वार्षिक अप्रीजल भरा जाता है। अभी सरकार को जनता के बीच में वार्षिक रिपोर्ट देनी पड़ रही है कि आपने साल भर में किया क्या, आपने विधायक निधि को ले कहां गए,
आप सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश हो रहा है और कौन मांग रहा है? जनता मांग रही है। तो ये सच है कि अब जाति के आधार पर बहुत दिनों तक आप ढो नहीं सकते हैं, मूर्ख नहीं बना सकते हैं। जागरूकता हो गई है, इसलिए भारत की राजनीति में, खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में जागृति इस कदर है कि आपको रिजल्ट देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने किया क्या। गले मोहल्ले में हर जगह आपको सड़क से लेके योजनाओं के, सभी योजनाओं के बारे में पारदर्शिता पूर्वक जनता के जवाब देने ही होंगे, मिलने ही होंगे। अब रही दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत की राजनीति में 14 के बाद जो परिवर्तन आया है, अब 2G स्पेक्ट्रम, चारा घोटाला, इस तरह के कोयला घोटाला, इस तरह की स्कैम्स नहीं आ रहे हैं। आदर्श सोसाइटी, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हुए, अलग अलग बहुत बड़े बड़े घोटाले जो हुए, अब वो नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार चौकन्नी है, वो तो ठीक बात है, जनता चौकन्नी है। जनता चौकन्नी है तो उसके तराजू पर आपको उतरना होगा और जनता को जवाब देना होगा। मुझे लगता है आज की राजनीति में जब तक इस तरह की चीजें पारदर्शी रूप से बाहर नहीं आएंगी तो चल पाना मुश्किल है। इसलिए जनता के बीच में जाके और जनता के जवाबदेही के लिए इन लोगों को तैयार होना पड़ेगा। चलिए राघवेंद्र जी, जब प्रोफेसर सौरभ मालवीय जब अपनी बात रख रहे थे, मैं देख रहा था कि आपके अंदर थोड़ा और आत्मविश्वास, क्योंकि उन्होंने कहा बड़े घोटाले से जब तुलना करी जो पिछली सरकारों में हुआ करते थे, अब वो नहीं है। एक सवाल का जवाब जनता का यानी कि विश्वास जीत लिया है। और दूसरी सवाल जो मेरा दूसरा है, सरकार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को कब लागू करेगी और जातिगत जनगणना को लेकर के क्या ठोस कदम उठा रही है? इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा जल्दी से आपसे। देखिए, अभी हमारे मित्र ने रिपोर्ट कार्ड की बात कही थी। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, दोनों लोग वार्षिक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते रहे हैं, हर साल की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 1 साल पहले हुए, हम लोगों ने 3 माह की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, 6 माह का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। ये देखिए, साल भर का रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने जनता के अदालत में, ये सब हम दिखाते रहते हैं, ये सब डिबेट में मत दिखाइए। आज 9 साल पूरे होने के बाद आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सुबह से मीडिया संवाद में भी हम दिखा रहे हैं कौन कौन से सवाल को, ये तो सब हम दिखाई दे। मेरा सवाल है कि सरकार सामाजिक न्याय समिति को लेकर के कितनी सजग है और जातिगत जनगणना को लेकर के, इस सवाल का जवाब दीजिए जी। निश्चित रूप से जातिगत जनगणना वाला विषय और आपने सामाजिक न्याय वाली बात कही है। ये बताइए, जातिगत जनगणना एक तो केंद्र का विषय होती है, उत्तर प्रदेश में ये लोग छाती पीटते रहते हैं, झूठ छाती पीटते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही अखिलेश यादव की, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, तब इन लोगों ने जातिगत जनगणना या अन्य विषय क्यों नहीं उठाए? आज तक बात कही, आज जब लोकसभा का चुनाव इनके सर पर है तब उन्हें जातिगत जनगणना याद आ रही है। ये लोग कहीं नहीं, ये लोग कुछ नहीं करना चाहते। ये लोग उत्तर प्रदेश और देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। न इनको देश की जातिगत जातियों से मतलब है, न गरीब और पिछड़े अल्पसंख्यक अन्य समुदाय से कोई मतलब। तो सारी जिम्मेदारी अब आपकी है। अच्छा भाई, मनीष जी से पूछ लेते हैं सवाल का जवाब। मनीष जी, क्यों आप देश की जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं? नहीं, जल्दी से, समय बहुत कम है, जल्दी से कट टू कट सवाल का कट टू कट सवाल उठाया है तो जवाब भी जल्दी से। मनीष जी। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता जब बोलते हैं मंचों से या टीवी चैनलों पर, तो उनके मुंह से जैसे ऐसी धारणा इनकी बनी हुई है कि केवल झूठ ही बैठ करके प्रवचन अरे झूठ क्या? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए धैर्य रखिए, सुनिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। चलिए राघवेंद्र जी, पहले मनीष जी को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। हाँ, फिर मनीष जी अपनी जल्दी से बात रखिए। देखिए, ठीक है, जब मैं कोई बात कहता हूँ और इनकी ठीक है, कोई बात नहीं, वो एग्रेशन होगा, मैं आपको मौका दे रहा हूँ पूरा अपनी बात रखिए। हाँ, ठीक है। अरे राघवेंद्र जी, अभी आप सुनिए पहले मनीष जी को। जी, आपने जो सवाल उठाया है जी। जब मैं दुखती हुई रग पे हाथ रखता हूँ तो जैसे मेढक कूदता है बरसात के समय में, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कूदने लगते हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, अभी मालवीय जी की, अरे सुन लीजिए, ओहो सुन लीजिए ना, अरे उम्र हो गया, ठीक, सुन लीजिए। अरविंद जय तिलक जी की और मालवीय जी की बात को मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था और उसकी एनालिसिस कर रहा था। अभी मालवीय जी ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम अब नहीं हो रहा है। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह बात कहा गया कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ ही नहीं था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ ही नहीं था, किसी को उसकी सजा नहीं मिली। अब झूठ और पाखंड के घोटाले का प्रचार करके अगर किसी की सरकार गिरा दी जाए और सरकार बना ली जाए, उसके बाद कहा जाए कि इस तरह का घोटाला हुआ ही नहीं था, कोल माइंस घोटाला हुआ ही नहीं था,
इतने बेशर्म और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की मानसिकता की राजनीति करते हैं जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। और मालवीय जी और अरविंद जय तिलक जी, आप बहुत प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग हैं, पूछिए योगी आदित्यनाथ जी से। योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ दिन पहले अभी जब इन्वेस्टर समिट से यहाँ पर हुई थी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में होर्डिंग्स लगाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 99 लाख उद्यमियों को इन्होंने कहा था कि उद्योग उत्तर प्रदेश में लगे। अरे जय तिलक जी, 58,184 ग्राम सभाएं हैं उत्तर प्रदेश में और 99 लाख वो उद्योग लगे हैं। आप हमको जरा दिखा दीजिए, मैं ही आपके साथ चलता हूँ, आपकी उंगली पकड़ लूंगा, मैं छोटा बच्चा हूँ, आपके साथ चलूंगा। जरा हमको 99 लाख उद्योगपतियों का उद्यम दिखा दीजिए जहाँ पर संस्थाएं लगी हुई हैं। पत्रकार पे सवाल उठाएं जल्दी से, समय बहुत कम है, जल्दी अरविंद जी बात पूरी करिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, 12 लाख से ऊपर सरकारी विभागों में पद खाली हैं। ये फर्जी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मेला लगाते हैं, कहते हैं कि हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे। किसका नौकरी? अडानी का, अंबानी का, एचसीएल का, टाटा का, इसमें नौकरियां दे रहे हैं। अरे सरकारी विभागों में नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो दावे के साथ कहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। 12 लाख सरकारी विभागों के जो पद खाली है उनको भरेंगे और 22 लाख प्राइवेट सेक्टर में जो आईटी सेक्टर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है अब आप रोजगार की बात नहीं बल्कि आप स्वरोजगार की भी बात कीजिए और अपने भारतीय जनता पार्टी के शासन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात कीजिए। आप अपना रोजगार शुरू करिए और दूसरे को स्वरोजगार दीजिए। और हमें लगता है आज युवा इस पर भी चल रहे हैं और आप देख कि ये कॉन्सेप्ट बदल रहा है। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे, एक दिन एक अलग से डिबेट रखेंगे किस तरीके से एमबीए एमसीए बीटेक लोग अपने बिजनेस पर किस तरीके से फोकस कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सुनील अर्कवंशी जी, बहुत देर से आप सुन रहे थे, जरा ये बताइए जो आज मेरी डिबेट का जो टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपसे ये, ओम प्रकाश राजभर जी, देखिए बीजेपी का भी रस उन्होंने पिया, समाजवादी पार्टी का भी रस पिया, कौन सा ज्यादा टेस्टी लगा? कुछ ऐसी सुखबुगाहट फिलहाल, अब अगला किसी और टेस्ट करेंगे या फिर पहले वाले से ही नजदीकियां? नहीं, देखिए अभी नजदीकियां किसके साथ में है किसके साथ में नहीं। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी इसी चुनाव को लेकर कहा था कि माननीय अखिलेश यादव हमको फोन करें और उनको वोट की जरूरत हो तो हमसे कहें, मैं वोट देने के लिए तैयार हूं। मगर अखिलेश यादव जी इतना घमंड में है कि उनको वोट की आवश्यकता नहीं, और वो इसलिए नहीं वोट मांग रहे थे क्योंकि वो जान रहे थे कि हमारे पास नंबर है नहीं, हम इस सीट को जीत नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो वोट मांगने की उनको जरूरत नहीं लग रही थी। आज इस बात की बात नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे तो हमारा अनुभव अलग था, समाजवादी पार्टी के साथ में थे तो अनुभव अलग था। भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी रहते भी हम उन मुद्दों को उठाते रहे थे, अखिलेश यादव जी के साथ में भी गए थे, तो हमारी उन मुद्दों को लेकर ही अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन हुआ था। कहा था कि 2022 में जो सरकार बनती है तो उन मुद्दों को लागू कराने की बात हुई थी। तो आज अखिलेश यादव जी इसलिए प्रत्याशी उतारे थे राजभर समाज का कि वो जान रहे थे कि हारना है प्रत्याशी पिछड़े और दलित के साथ में। इससे पहले भी इस तरीके का काम अखिलेश यादव जी ने किया और लगातार आज करते आए हैं और करते रहेंगे। डींगे भाई चाहे जितनी मारते हो कि हम पिछड़ों के हितैषी हैं, मगर पिछड़ों के हितैषी कहीं भी नहीं दिखा। जी तो बिल्कुल अर्कवंशी जी, मनीष जी, हाँ मनीष जी आप अपनी बात रखिए। आलोक जी, अभी अर्कवंशी जी कह रहे थे और हमारे नेता को घमंडी बता रहे थे, दगा किसी का सगा नहीं, जी चाहे तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाके उसका घर देखो। राजनीति में, समाज में, परिवार में कभी भी छल कपट और धूर्तता करने वाले लोग कभी भी पॉलिटिकल सर्वाइवल नहीं कर सकते हैं, कभी सामाजिक रूप से वो मजबूत नहीं हो सकते हैं और कभी पारिवारिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं। और अर्कवंशी जी, आप अपनी पार्टी को और अपने नेताओं को समझाइएगा कि जब भी हम राजनीति में लड़ने जाएं, समाज में लड़ने जाएं, तो हमारा स्पष्ट सिद्धांत होना चाहिए, स्पष्ट नीति होनी चाहिए और स्पष्ट नेतृत्व होना चाहिए। चलिए, लेकिन बात सामाजिक न्याय समिति को लेकर भी होनी चाहिए। सुनील अर्कवंशी जी, इस बात का सवाल का जवाब दीजिए कुल मिलाकर के। नहीं, देखिए बिल्कुल स्पष्ट नीति है, क्योंकि हम जब अखिलेश यादव जी के पास गए थे तो साफ कहा था कि हमको एक भी सीट नहीं देंगे, तब भी हम गठबंधन करने का काम करेंगे। क्या ये स्पष्ट हमारी नीति नहीं थी? हमारी मुद्दों की लड़ाई थी। आप तो जब आजमगढ़ का चुनाव हुआ तो घर में बैठ गए। अच्छा, आपके कौन से ऐसे मुद्दे रहते हैं जो किसी से बनती नहीं है? ये बताइए, ये बताइए जल्दी से, आज मुझे बताई दीजिए ताकि मैं ब्रेकिंग न्यूज चलवा दूं। जो अब अन्य पार्टी आप कोई जगह ज्वाइन करते हैं तो ये उसके लिए कहीं ना कहीं ये सब पहले से क्लियरेंस हो जाए। आज आप बताइए सुनील अर्कवंशी जी, कौन से ऐसे मतभेद रहते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे रहते हैं भाई? नहीं, देखिए ना आलोक जी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी टीम को लेकर वो पूरी तरीके से चिलचिलाती धूप में चुनाव लड़ाने का काम कर रहे थे, तब तो अखिलेश यादव जी वहां निकलने का काम नहीं किए। और जब अरे आलोक जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। हमारी पार्टी में तामझाम करने की क्यों कोशिश करते हैं आप? हमारी पार्टी लड़ने वाली,
संघर्षों पर के पथ पर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी जो है इतने मुद्दे मुंह से कुछ और नहीं कहती है, करनी में कुछ और नहीं करती है। हमारी पार्टी आज आप झूठ की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो आज ही की बात कर रहे हैं। आज तो वो ऐसी बड़ी सी गाड़ी में हमने देखा और वीडियो भी वायरल हुआ, हमने इसीलिए आज सवाल किया। जनगणना के लिए सदन में नहीं ब्रजेश बोले। पाठक जी की गाड़ी में एसी नहीं लगा था। कितना आंदोलन करने का ब्रजेश काम पाठक किया। जी की गाड़ी में एसी नहीं लगा था। जिस तरह से अस्पतालों में एसी नहीं है, उसी तरह से उनकी गाड़ी में भी एसी नहीं था जिसमें वो बैठे थे। नहीं, गाड़ी में तो एसी, आपकी गाड़ी में चलिए एसी में बैठे ना, चलिए फिर एसी में बैठ करके और क्या मंथन हुआ इस पर भी बात करेंगे। जरा मैं चुनाव को लेकर के बात करूं, प्रोफेसर सौरभ मालवीय, 2024 को लेकर के जब हम बात करते हैं चुनाव की, क्या तैयारियां पार्टियों के बीच इस वक्त क्या चल रहा है आज के इन हालातों में, इन परिस्थितियों में? आलोक जी, ये बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि ये राजनीति में अभी चुनाव के मौसम विज्ञानी सक्रिय हो गए हैं और आज का विषय आपने उसी तरह से लिया भी है। देखिए 2024 सामने है, उसके पहले 5 राज्यों के चुनाव हैं, 3 राज्य महत्वपूर्ण चुनाव हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। जी जी। अभी कर्नाटक का परिणाम आया और बीजेपी, मोदी जी बहुत लगे रहे और बीजेपी चुनाव वहां पर उनके अनुकूल परिणाम नहीं रहा। और कल नए संसद भवन का लोकार्पण भी हुआ और दिन में होता है, शाम को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुनाव समिति के चुनाव प्रचार के लोग बैठ जाते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष की नेतृत्व में वो लोग एक साथ बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। क्या बाकी दल देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में हम इन छोटे दलों को देखें और मुख्य रूप से विपक्षी दलों को देखें, क्या चुनाव में बीजेपी की बराबर इनकी स्थिति है? क्या चुनाव को इसी संजीदगी से लड़ते हैं? यह इनके सामने एक यक्ष प्रश्न है। क्यों कि अब इस समय उत्तर प्रदेश में करो और मरो की स्थिति में सपा आएगी, करो और मरो की स्थिति में बसपा आएगी और करो और मरो की स्थिति में यानी वेंटिलेटर की तरफ जाती हुई यानी बहुत ही कमजोर स्थिति में खास करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से छोटे चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगते हैं, वैसे ही विपक्ष को लोकतंत्र की खूबसूरती है विपक्ष का होना। विपक्ष को भी उसी तरह खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव बहुत बड़े मायने रखने वाला है इन दलों के रूपरेखा के लिए। बिल्कुल, आपका ये सवाल का जवाब कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बहुत अहम है और विपक्ष को उसी परिपाटी पे कहीं ना कहीं चल रहा है। लेकिन मैं अरविंद जयतिलक जी आपसे भी जरा इस चीज को समझूंगा, क्योंकि मैं बात जरा दूरदर्शिता की कर रहा हूं। आप लोग लगातार मंथन करते रहते हैं। 2024 को लेकर के मैंने प्रोफेसर साहब से सवाल किया, कोई भी राजनीतिक दल आए लेकिन जनहित की बात होनी चाहिए, दलितों, वंचितों, शोषितों की बात होनी चाहिए। जो पिछले सालों से, कितने सालों से, हजारों सालों से जिनका हक नहीं मिल पाया, वो कम से कम मेन स्ट्रीम में आए, तभी एक बड़ी बात होगी कहीं ना कहीं। आर यू एग्री विद मी अरविंद जी? बिल्कुल आलोक जी, आप सही कह रहे हैं। एक देखिए, लोकतंत्र जो है हाशिए के लोगों की अपेक्षाओं और कसौटी पर खरा उतरना चाहिए विशेष रूप से, क्योंकि जो है जन भागीदारी में जो है उनकी भूमिका जो है बहुत होती है, लेकिन जो बंटवारा होता है संसाधनों का, उसमें कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आने वाले कुछ एक दशकों में आप देख लीजिए या जो विगत दशकों में देखिए, तो उनकी जो है भूमिका बहुत व्यापक हुई है और कहीं ना कहीं जो सत्ता का जो केंद्र है उनके प्रति पूरी तरह केंद्रित हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से उन लोगों की चर्चा हो रही है और जो है अभी आप जैसे कि सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इसीलिए की जा रही है कि जो वो दबे कुचले लोग हैं उनकी उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है जिसके लिए वे भागीदार हैं। जी जी। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय मनीष जी ने कहा था वो निवेशकों की बात, मैंने वो सवाल नहीं उठाया था, मैं तथ्यों पर बोलता हूँ। कभी जो है मैं तथ्यों से इधर उधर नहीं बोलता हूँ। 99 लाख की 99 करोड़ या कोई और बोला होगा, पहली चीज। नहीं, देखिए राजनीति में किसी ने बोला नहीं था। आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, तो आपने तमाम इन्वेस्टर समिट्स के दौरान अपने होर्डिंग्स उत्तर प्रदेश की सरकार के देखे होंगे, जिसमें योगी जी और मोदी जी कंधे पर योगी जी। चलिए समय बहुत कम है, 30 सेकंड में जल्दी से। ठीक है, अरविंद जी ने अपनी बात रखी, मनीष जी फाइनल कमेंट जल्दी से। फोटोग्राफ्स आपने देखी होगी। जी चलिए मनीष जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। मनीष जी 30 सेकंड। वही बात मैंने जयतिलक जी कहा है कि आपने तमाम होर्डिंग्स और बैनर देखे होंगे। मेरा सीधा सा सवाल है कि झूठा ही लेना झूठा ही देना, यह भारतीय जनता पार्टी सामंती और सांप्रदायिक राजनीति को जो केवल जन्म देती है, इसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। इस पार्टी को सिर्फ आज की डिबेट का राघवेंद्र जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपसे भी
कुल मिलाकर के इतने सुर बदले, इतना सॉफ्टनेस कैसे आ गई? जो पार्टी के लेकर के बयान देते थे जो बीजेपी में रहेगा वही गुलाम है, लेकिन अब आज तस्वीर बदलती नजर आ रही है। इसी बदली तस्वीर को लेकर 30 सेकंड में एक फाइनल कमेंट। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है एक बेहतर की उपलब्धियों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। 5.5 दर्जन उत्तर प्रदेश मतलब बेहतरी के लिए राजभर का साथ जरूरी है, ये माना जाए फिर क्या? अरे ये तो कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी से गठबंधन कर लिए थे। ये तो बेहतरी के लिए ठीक है, आप डाइवर्ट मत करिए जल्दी से। हाँ डिबेट को अपनी बात पूरी करिए। हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव हम लोग 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए लड़ेंगे। अच्छा सुनील अरकवंशी जी, जल्दी से, वो तो बीजेपी देखिए स्वागत के लिए तैयार है। अब तो कुछ जो चल रहा है, अगर कुछ अंदर खाने में तो बता दीजिए आज कम से कम, या फिर चुनाव के पहले ही बताएंगे? नहीं, देखिए आलोक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। इस तरीके के फैसले अभी डिबेट पर नहीं लिए जा सकते और ना ही बताया जा सकता है। सोहेल, भारतीय समाज पार्टी पिछड़ों वंचितों की हमेशा लड़ाई लड़ती आई है, आगे भी लड़ती आएगी। उनके हक, हिस्सा, अधिकार कैसे मिले उनको लगातार, बिल्कुल असल बात यही होनी चाहिए, असल मुद्दा यही होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी आपका भी, मनीष जी आपका भी, डॉक्टर सौरभ मालवीय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील अरकवंशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद जयतिलक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ओम प्रकाश राजभर को लेकर के जो आपाधापी लगी हुई थी, सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि आखिर किसके साथ जाएंगे 2024 को लेकर के। लेकिन आज की जो पिक्चर सामने आई है वो अपने आप में कहीं ना कहीं तमाम सारे सवाल खड़े कर रही है। और आखिर सवाल ये भी कि ओम प्रकाश राजभर के